बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। अदालतों के जब फैसले आते हैं तो लोगों को मिलता है इंसाफ। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। अदलिया इंसाफ के लिए बैठी है, आइन और कानून की मुहाफ़िज़। और अदालतों से जब फैसला आता है तो जिस फरीक के हक़ में फ़ैसला आता है उसके लिए इंसाफ की राह एक हमार हो जाती है। मगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जब भी किसी अदालत का फ़ैसला किसी के हक़ में आया है तो उसके ऑपोजिट जो भी हुकूमत में हुआ है, एक तो उसने फ़ैसला मानने से इनकार किया है, दूसरा जिसके हक़ में फ़ैसला आया उसके ऊपर तमाम इदारों को चढ़ा दिया हुकूमत ने और उसके पीछे लगा दिए। फिर अगवा, फिर पर्चे, फिर गिरफ्तारियाँ, फिर तशद्दुद, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल, ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसी तरह के फ़ैसले आने हैं और फिर इंसाफ इसी तरह का मिलना है तो उन फैसलों की क्या वैल्यू रह जाती है, उन मुअज़्ज़ज़ जजेस की, उस बिल्डिंग की क्या वैल्यू रह जाती है। अब जब से मखसूस नशिस्तों का एक फ़ैसला आया है और वो फ़ैसला 11 की निस्बत से आया है, तो यानी कि 11 जजेस ने हतमी राय रखी है अपनी। ये जो सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें, आइन और कानून के मुताबिक ये हक़ बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो जब से ये फ़ैसला आया, एक तो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत ताकतवर की है और हमेशा ताकतवर की ही रही है। यहाँ पे जमहूरियत का एक शोशा छोड़ा गया है कि जी पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत है। जब भी आप किसी ताकतवर के ऊपर हाथ डालेंगे तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाएगी, और जब भी आप चाहें जब मर्ज़ी किसी कमज़ोर को रौंद दें, जमहूरियत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब से ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो सख्तियाँ थीं मज़ीद बढ़ गई। हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर सोच विचार में पड़ गया, आधी सीटें उसने दी हैं, आधी नोटिफिकेशन जारी की हैं, आधे वो अभी फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवान दवा हैं। ये चीज़ें देखने के बाद इदारों की तरफ चलें तो ताकतवर ने इदारे लगा दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा करने में, उनको उठाने में, उनके ऊपर केसेस बनाने में, उनको घरों में रेड करने में, उनके घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करने में, दरवाजे तोड़ने में, लूट मार करने में इदारे लगे हुए हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। असद कैसर साहब बड़े गुस्से में थे, जलाल में नज़र आए। और मामला क्या है? मामला ये है कि उनका एक और MNA है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको अरेस्ट किया गया है। तो जो असद कैसर साहब हैं और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो बड़ी गुस्से में है। ये इम्तियाज़ चौधरी साहब हैं, MNA, मेरे ख्याल में गुजरांवाला की MNA, इनको अरेस्ट किया गया, फिर इनको नामालूम अफराद के हवाले कर दिया गया। जब अदालत से पता चला, अदालत से उनको बरी करने के लिए कहा गया कि इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो रहा, आप इनको बरी कर दें, तो फिर नामालूम अफराद उनको पुलिस की हिरासत से लेकर चले गए। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन असद कैसर साहब ने कहा कि ये मुल्क आइन के मुताबिक चलना है और इसमें आइन नज़र नहीं आ रहा है। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अगर हमारे MNA को कुछ हुआ तो पठान का बेटा होने की हैसियत से, पठान का बच्चा होने की हैसियत से तुम्हारा हिसाब किताब होगा। तुम असम्बली बंदूक के ज़ोर पर चलाते हो, लेकिन मुल्क बंदूक के ज़ोर पर नहीं चलता है। मैं कुरान मजीद पर हलफ देता हूँ, ये इजाज़ चौधरी साहब जो हैं, इम्तियाज़ चौधरी के भाई जो अरेस्ट हुए हैं उनके भाई, उन्होंने कहा कि मैं कुरान पाक पे हलफ देता हूँ कि हाजी इम्तियाज़ चौधरी के अगवा का सिर्फ ड्रामा रचाया गया है और जज साहब ने कहा कि केस में कुछ नहीं है, बरी कर दें। तो फिर एजेंसियों ने, ताकतवर ने अगवा कर लिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि और इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन्हें छोड़ दिया जाए। उनका कसूर क्या है?
कसूर यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हैं। इसके अलावा और क्या कसूर हो सकता है? जो सच का परचम बुलंद करता है, जो हक की आवाज़ उठाएगा, उसके ऊपर 780A के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, गद्दारी के टैग लग रहे हैं, लाइसेंस बांटे जा रहे हैं गद्दारी के। तो यहाँ पर उमर अयूब साहब ने भी फिर अपनी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने प्रिविलेज मोशन लाई और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो सेक्टर कमांडर हैं इंटेलिजेंस के, उनको बुलाया। तो स्पीकर असम्बली जो है, कौमी असम्बली के, उन्होंने मुझे इस चीज़ से रोक लिया और इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। फिर चीफ जस्टिस जो है वो तौहीने अदालत क्यों नहीं ला रहे, तौहीने अदालत का नोटिस क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया है कि तमाम MNAs की आज़ादी जो है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और उसके ऊपर एक फ़ैसला पड़ा है। तो ये इदारे इन पर केसेस बनाकर इनको अगवा करते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तौहीने अदालत का नोटिस क्यों नहीं ले रही, क्यों नहीं तौहीने अदालत के नोटिस जारी कर रही? आगे चलते हैं। तो रात के ये हाजी इम्तियाज़ साहब हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, नामालूम अफराद जो हैं उनके हवाले किया गया एंटी करप्शन की हिरासत से। और ये बड़ा अफसोसनाक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ये चीज़ें चल रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कवानीन बनाए जा रहे हैं और कल जो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई, इससे वाज़ह है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। मैं कल ही बात कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को माना कहाँ जा रहा है और हम मखसूस नशिस्तें हर हालत में लेंगे, वो हमारा हक है और हम लेंगे। अब चलते हैं, जो एक आज ज़मानत मंजूर हुई है और एक जिस्मानी रिमांड दिया गया है। ज़मानत मंजूर हुई है, जो आलिया साहिबा हैं, आलिया हमज़ा साहिबा, उनकी ज़मानत आज मंजूर हो गई है। 450 दिनों के बाद, कई मुकदमात के बाद ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और आज आखिरी ज़मानत थी वो भी उनकी मंजूर हो गई है। अल्लाह करे जो आलिया हमज़ा हैं, उनकी बेटियां हैं पीछे और वो घर में अपनी माँ का इंतज़ार कर रही हैं। जब माँ घर पे नहीं होती है तो बच्चों को पता होता है कि माँ का एहसास, उसकी वैल्यू क्या है। तो वो माँ जो 450 दिनों में अपनी कैद तन्हाई काटती गई और उसकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। अल्लाह करे अब इसके ऊपर कोई और मुकदमा ना हो या बना दिया जाए ताकतवर की जानब से, किसी इदारे की जानब से, और इनको दोबारा इनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। अब चलते हैं रऊफ़ हसन साहब की जानब। रऊफ़ हसन साहब को जनाब दोबारा 2 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक तो उनके जो TTP जो है तहरीक तालिबान, उनके साथ कोई पैगामात रसानी और उनके साथ उनके कंटेक्ट है, उनके साथ उनके रवाबत हैं। और दूसरे और इल्ज़ामात हैं कि वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और फिर जो हुकूमत है रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे हैं और बयानियाँ बना के फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनके आगे चला रहे हैं। अब चलते हैं, इनका तो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दोबारा मंजूर कर लिया गया है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट उसकी तरफ चलते हैं और उसमें ये है कि जो ख़ास करके हमास के चीफ थे इस्माइल हानिया, उनके ऊपर इसराइल की जानब से एयर स्ट्राइक किया गया है और ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया। अब इस्माइल हानिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि इस्माइल हानिया हमास की जो बड़ी तहरीक है उसके चीफ हैं और हमास किसकी जंग लड़ रहा है? फ़लस्तीनियों की जंग लड़ रहा है। हमास किबला अवल की जंग लड़ रहा है और जो ये शहीद हुए हैं इस्माइल हानिया साहब, इनका बड़ा अहम किरदार है किबला अवल की तहरीक चलाने में, उसको आज़ाद कराने के लिए, इसराइल को जो गाज़बाना उसका कब्ज़ा है उससे आज़ाद कराने के लिए। और इस्माइल हानिया जो वो टारगेट पे थे, पहले ही टारगेट पे थे, मगर जो इस्माइल हानिया साहब हैं जैसे ही ईरान में आते हैं, जो नए सदर हैं ईरानी, उनकी तकरीब जो हलफ बर्दारी है उसके लिए, तो जब वो अपने
रेस्ट हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे एक एयर स्ट्राइक होता है और शहीद हो जाते हैं। एक इसराइल की जानिब से हमला होता है। अब बात ये है कि इस्माइल हानिया पर इसराइली मिसाइल मारा गया है, ज़ाहिर है कोई ना कोई बम ब्लास्ट ही हुआ है। तो ये कहाँ से हुआ है? क्या आज़रबाईजान की जानिब से हुआ है? क्या शुमाली इराक़ की जानिब से किया गया है? या किसी और मुल्क में जो कोई अमेरिकन अड्डे हैं वहाँ से किया गया है? कहाँ से लॉन्च किया गया है? कहाँ से एयर स्पेस दी गई है? किस स्टेट ने दी है? किसने ये ऑर्डर किया है और किसने हमायत की है? मगर जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि ईरान में इस्माइल हानिया साहब गेस्ट थे, मेहमान थे, और उनसे एक मेहमान की हिफाजत नहीं हो पाई। एक मेहमान की हिफाजत ईरान नहीं कर पाया और बड़ी मजम्मती अभी करारदादें मंजूर हो रही हैं, बड़ी मजम्मती बयान आ रहे हैं, पूरी दुनिया इसकी मजम्मत कर रही है। और ये फ़लस्तीनी जो लोग हैं, जो गज़ा के लोग हैं, उनके लिए बड़ा अफसोसनाक एक एक्ट हुआ है और पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए ये बड़ा एक अफसोसनाक है। और ख़ास करके इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो ऐसी तहरीक चला रहे थे जो क़िबला अव्वल को आज़ाद कराने वाली है और फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए वो लड़ रहे थे। तो एक मेहमान मैं आपको बता दूं अफ़गानिस्तान में भी आया था, उसामा बिन लादेन। तो अफ़गानिस्तान ने अपने मेहमान की जो एक हिफाजत की वो दुनिया की तारीख़ बताती है कि फिर 2 लाख लोगों ने शहादत दी और 20 साल तक अमेरिका वहाँ पर जंग लड़ता रहा। 20 साल तक उन्होंने अपने जो मेहमान है उसको नहीं दिया और अभी भी किसी को नहीं पता कि उसामा बिन लादेन किसने मारा, कहाँ पे गया, कहाँ शहीद हुए, या फिर उसामा बिन लादेन को वाकई अमेरिका ने मारा। यानी बातें कुछ भी हैं कि एयर स्ट्राइक उन्होंने किया हैदराबाद में और ये सारी, लेकिन इसका हकीकत के साथ या प्रैक्टिकली कितना तल्लुक़ है किसी को नहीं पता है। लेकिन अफ़गानिस्तान ने अपना हक अदा किया और अपने मेहमान की हिफाजत की। आगे चलते हैं, मामलात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और ये जो हमास के सरबराह को शहीद किया गया है ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये रशिया के सदर भी कह चुके हैं, पुतिन, और उन्होंने कहा कि ये एक सियासी कत्ल है और ये कत्ल नाकाबिले कबूल है। रूस ने इसकी मजम्मत की है और साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी और मज़ीद ये मामला ख़राब होंगे। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।